मैम आज क्या करना है? आज चैप्टर 5 स्टार्ट भी करना है और कंप्लीट भी करना है। मैम आज स्पाइरल नहीं कराओगे? आज चैप्टर 5 कराना है। ओके मैम। चलो स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 5 ऑलमोस्ट 25 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। मैम 2 मिनट, मैंने तो स्पाइरल लेके बैठा था। 2 ओके मिनट में बेटा टेक्स्ट चलो। बुक नहीं। ओके ओके मैम निकाल दी। ओके देवांशी तूने वापस क्यों ज्वाइन किया? चैप्टर 5 तो तेरा हो गया था, सारे डाउट्स हो गए थे। चलो रेडी एवरीवन, ओपन योर टेक्स्ट बुक, page number 81. This chapter is like a self study. Still I will explain you few concepts. माइक ऑन है, बंद करो। नम्रा, योर माइक इज ऑन। ओके चलो ओपन पेज नंबर 81. First axiom. There are axioms and postulates. Anyone, can you tell me the difference between axioms and postulate? Let's go chapter 5. Yes, Vida. Anyone जिसकी स्कूल में हो गया है? What is the difference between axioms and postulates? No one? चलो मैं ही बता देती हूँ क्योंकि ये चैप्टर इतना बोरिंग है, किसी को कुछ समझ आता ही नहीं होगा। I think so. Chapter axioms and postulates that are universal truth, यानी उसको विदाउट अपने जैसे थियरम्स होता है ना चैप्टर 7 में कि ए से प्रूव करना है तो आप लोग पहले सब लिखते हैं टू गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ, ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता है। अपने ऐसे ही एज्यूम कर लेते थे ये सही है, बस इसको याद रखना है। And what is the main difference between axioms and postulates? Both are universal truth, but जो postulates है ना, they are related with geometry. याद रखना, postulates are related with geometry. Now open page number 81. First axioms, और एग्जाम सारे नंबर वाइज ही आपको याद रखने होंगे बिकॉज एग्जाम में समटाइम्स पूछते हैं कि राइट डाउन द एग्जाम्स 3, एग्जाम्स 5, एग्जाम 6। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, things which are equal to the same things are equal to one another. क्या बोला है? अगेन रीड करो। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ए बी गिवन है ना, तो ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट इज आर एस, आर एस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. So things which are equal to same things, that means if AB is equal to PQ, है ना, और PQ is equal to RS, PQ equal to RS. So can I say AB is equal to RS? Okay? Yes, ma'am. Easy first one. ठीक है, थोड़ा स्पीड में जाएंगे बट आज मुझे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. आपको सिर्फ याद ही रखना है, कोई एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रहे इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। किसी को लिखना हो तो फटाफट लिख लेना। मैम यस आप ये अगेन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं नेटवर्क इश्यू था तो कट गया था आवाज। ओके बेटा, ये ऐसा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी ए बी पी क्यू से इक्वल है बिकॉज द लेंथ बोथ ऑल थ्री आर लाइन सेगमेंट्स but length of AB is 5 centimeter, PQ is also 5 centimeter, so AB is equal to PQ, and length of PQ and RS is also same, so PQ is equal to RS, so AB is equal to RS directly. Okay beta, you can
ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनीथिंग. ठीक है, डन. यस, जिसको डाउट था, नेटवर्क इश्यू था. यस मैम. ओके बेटा, चलो सेकेंड. इफ मैम हमें ये स्टेटमेंट लर्न करने है या फिर जो आपने हाँ, शुरू कराया वो learn करना स्टेटमेंट लर्न करना है ना. सारे नंबर के साथ जिसका जो नंबर है उसी हिसाब से लर्न करने होंगे, नंबर चेंज भी नहीं होने चाहिए. चलो नेक्स्ट. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. इक्वल आर एडेड टू इक्वल. अगर मैं बोल रही हूँ कि x 5 इज इक्वल टू 5 है ना, 5 तो सेम ही होता है. इफ इक्वल्स आर एडेड, दोनों साइड इक्वल ऐड करती हूँ, तो दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड कर रही हूँ है ना, तो सेम नंबर ऐड कर रही हूँ. कौन सा नंबर? 2 है ना. सो माय आंसर इज 7 इक्वल टू 7. अब आप लोग स्टेटमेंट पढ़ो. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल ना, तो होल कौन सा हो गया? 7, वो भी इक्वल हो गया. इजी. यस. यस मैम. ओके. यस मैम. नेक्स्ट इज इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल. सेम थिंग है, इसका कन्वर्स जैसा. 7 माइनस 2, दोनों साइड से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, सो आंसर इज 5 इक्वल टू 5 है ना. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. सेम है दोनों. ओके ओके. चलो नेक्स्ट. थिंग्स which coincide with one another are equal to one another. थिंग्स which coincide यानी अगर सेम थिंग, ये ए बी है, वो है मेरी 5 सेंटीमीटर. कोइंसाइड यानी इसके बराबर ऊपर मैं दूसरी लाइन डाल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वो लाइन का नाम ही सिर्फ डिफरेंट है. जैसे मैंने डाला पिक क्यू. क्यों सेम थिंग मैंने ऊपर डाला? क्योंकि उसकी लेंथ भी सेम है. पिक क्यू की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है. उसने क्या बोला? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अदर, यानी एक चीज है उसके ऊपर दूसरी चीज सेम मैच हो रही है, तो क्या होता है? दोनों इक्वल ही होती है. जैसे ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर सेम थिंग मैंने सेम मेजरमेंट वाला दूसरा डाल दिया, तो दोनों सेम होंगे. यस आर्या पटेल, व्हाट्स योर डाउट? Arya Patel, you raise your hand. हेलो बेटा, जल्दी पूछो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है. आर्या पटेल A634. चलो जाने दो. चलो नेक्स्ट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. होल इज, यस आपने थर्ड वाला करवा दिया, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड. करवा दिया. ओके मैम. ओके चलो देखो नेक्स्ट. मैं 5th पे आ गई बेटा. The whole is greater than the part. Whole is greater than the part. देवांशी, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था बेटा इसमें? whole is greater than the part. देवांशी are you there? देवांशी शाह. यस मैम. चलो बेटा एक्सप्लेन करो. मैंने 1 घंटे पहले ही एक्सप्लेन किया था. What is whole is greater than the part? मैम आपने एक एग्जांपल दिया था मैम वो पिज्जा का. मैम उसमें हमें एक पीस कट किया तो एक वो पीस बड़ा है या होल पूरा बड़ा है पिज्जा? तो मैम होल पूरा बड़ा है. ओके देखो, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. वेरी इजी. अगर ये पूरा पिज्जा है, पिज्जा का एग्जांपल इसलिए दे रहे हो जो सबको याद रहे. पिज्जा तो सबको याद रहेगा ही रहेगा है ना. तो उसमें अगर एक, यस मैम 4th वाले में हमको कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन क्या मिला बेटा? क्या लिखा है? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. यानी वो एक दूसरे सेम होता है, जो इसके ऊपर मैच होता है. सपोज कि ये ट्राइंगल ABC है ना, उसके ऊपर सेम मेजरमेंट वाला ट्राइंगल मैंने दूसरा डाला PQR, सेम उसके ऊपर एग्जैक्टली, तो वो दोनों ट्राइंगल इक्वल होता है बेटा. दैट इज द कंक्लूजन. ओके ओके चलो. अब पिज्जा का एग्जांपल में सपोज कि मैंने ये एक पीस खाया APB और पूरा पिज्जा खा रही हूँ, तो कौन सा बड़ा है? होल. पूरा पिज्जा खाना अच्छा है कि एक पार्ट खाना अच्छा है? पूरा खाना. सो होल इज ग्रेटर देन पार्ट ऑलवेज. तो कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन में ऑलवेज होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ठीक है, बिकॉज अब कोई भी सोच लो, अब अहमदाबाद है और अहमदाबाद में अलग अलग एरियाज है, तो एरिया बड़ा हुआ है, अहमदाबाद बड़ा हुआ?
अहमदाबाद पढ़ा हुआ। सेम थिंग है ना, कुछ भी एग्जांपल लिख लो तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो फिफ्थ वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्या बार बार रेज हैंड हो रहा है और कुछ भी बोला नहीं जा रहा है एंड यू आर डिस्टर्बिंग मी बिकॉज बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। चलो नेक्स्ट इज 6, things which are double of the same things are equal to one another। things which are double, चलो अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था 8 is equal to 8, पहले क्या लिखा है मुझे things which are double of the same thing। अगर मैं इसका डबल करती हूँ, इसका डबल किया तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों साइड डबल करता है तो आंसर तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू वन अनदर। जैसे ऐड वाला था तो ऐड में प्लस किया था, सब्ट्रैक्ट था तो माइनस किया था, डबल तो मल्टीप्लाई करता है। इजी, 6th वन एवरीवन। यस मैम। यस मैम। ओके सेम मैम थिंग। 5th फिर से समझाओ ना। कौन सा 1 फर्स्ट? 5th फिफ्थ वन, ये तो सबसे इजी था। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बेटा छोटी चीज बड़ी होती है, बड़ी चीज बड़ी होती है, वो बोल रहा है। होल इज जैसे ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर में से मैंने एक पार्ट लिया और पूरा स्क्वायर है तो कौन बड़ा हुआ बेटा? होल स्क्वायर विच इज बिगर देन दिस पार्ट। यस और नो? यस मैम। बस वही है बेटा, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, चलो लास्ट वन, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। जैसे डबल था ना वैसे हाफ करना है, सो 8/2 विच इज इक्वल टू 8/2। आंसर क्या है? 4 इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर एवरीवन विथ ऑल एक्सियम्स फ्रॉम 1 to 7। एग्जाम्पल्स इसलिए मैंने दे के रखे कि आपको याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, यस एनीवन एनी डाउट? जिसको डाउट है वो हैंड रेज करे फटाफट, फिर मैं पोस्टुलेट करा रही हूँ। मैम इसको ऐसे ही रटना पड़ेगा या फिर रटना पड़ेगा, पर समझ के रटना है। समझ के रटता है तो याद हो जाता है ना। और कोई डाउट? ये एक्चुअली थियोरेटिकल चैप्टर है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पर थोड़ा समझ के याद करोगे तो जल्दी याद रहेगा, है ना। कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट इज पेज नंबर 82। टर्न कर दो पेज 82। यस मानव, व्हाट्स योर डाउट? Sorry, ma'am, it was by mistake. ओके बेटा। मैम इसमें 7th नंबर थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन कहाँ थे अपने? अभी 10 बार पूछा तब कहाँ थे अपने? नहीं मैम वो क्या हुआ ना, मतलब कि है ना माइक ऑन नहीं हो रहा था इसलिए। ओके, क्या बोला? 7th वन, थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। यानी दो चीज सेम है ना। तो अगर दो नंबर सेम है उसको मैंने हाफ किया, ये एग्जांपल लिया था मैंने, तो दोनों साइड मैंने हाफ किया तो नंबर क्या आया? 4। तो दोनों साइड सेम आया, सो 4 इक्वल टू 4। राही बोलो जल्दी। मैम थर्ड नंबर एक बार। और राही को एक्सप्लेन करेगा थर्ड नंबर एक बार, जिसको किसको समझ आए रेज योर हैंड। कौन एक्सप्लेन कर सकता है थर्ड वन? मैम मैं करूँ? यस त्विषा। यस मैम। मैम इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, मतलब कि दोनों साइड जैसे कि 6 हो उसमें से हम 2 माइनस करें तो मैम बचेगा 4, तो दोनों साइड इक्वल हुआ ना, तो रिमाइंडर मतलब कि इक्वल आया। गुड। राही समझ आ गया एक यस बार में? मैम। यस। वेरी गुड त्विषा, अच्छे से समझ आया बेटा देखो। चलो नेक्स्ट postulate, page number 82, first postulate. A straight line may be drawn from any one point to any other point। कितनी बार आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बनाते हो, ये याद रह जाएगा, ऐसे ही याद रखना इसको, है ना। मैम इसमें ऐसा ही सिर्फ पूछेंगे कि राइट फर्स्ट पोस्टुलेट वो भी ऐसे? पीछे, हाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट दिस नंबर ऑफ एक्सियम्स, ये भी पूछ सकता है। फिर काफी टाइम ऐसे भी पूछते हैं, राइट दिस एक्सियम्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये भी पूछ सकते हैं एक्सियम्स को, है ना। और एक्सरसाइज अभी पीछे आती है बेटा तो आइडिया आ जाएगा। मैम मतलब कि इसको डिफाइन करना है कि ये कैसे होता है? किसको? पोस्टुलेट? यस मैम। हाँ इसको याद ही रखना है, इसमें कोई प्रूफ नहीं पूछेंगे कि ये कैसे होता है ना, क्योंकि ये बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको याद ही रखना है ना। उन लोगों ने खुद ही नहीं प्रूव किया है तो
चलो एक्सियम 5.1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आगे के ऑलरेडी 7 एक्सियम आ गए, ये दूसरा एक्सियम है, एक्सियम 5.1। क्या लिखा है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो डिफरेंट पॉइंट है ए एंड बी, है ना? तो दो डिफरेंट पॉइंट से ऑलवेज देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। दो पॉइंट से ऑलवेज एक ही लाइन पास होती है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर मुझे एक ही पॉइंट गिवन है ना, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, दिख रहा है आप? वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, पर अगर दो ही पॉइंट दिए है तो ओनली वन एंड ओनली वन लाइन। यस, क्लियर एवरीवन? मैम यस। मैम हम 90 डिग्री भी तो बना सकते हैं ना मैम, 2 पॉइंट कौन से। सा? हाँ तो चलो यहाँ से दो पॉइंट 90 डिग्री, तो एक ही लाइन बची ना बेटा, एक ही लाइन बनी ना मेरी, ये ए और बी। चलो मैंने 90 बनाया, दो ही पॉइंट लेने हैं, और अब लाइन ड्रॉ करके बताओ कितनी लाइन बन रही है दो पॉइंट से। अगर तू यहाँ से दूसरा बना रहा है तो तीसरा पॉइंट मैंने यूज किया, मुझे तो दो ही पॉइंट यूज करना है। यस, आर यू क्लियर? कौन था जिसने 90 वाला पूछा था? यस बेटा? यस मैम, क्लियर। ओके। और ये जो डायग्राम गिवन है ना क्योंकि ऊपर उन लोगों ने बहुत सारी लाइन खींची है, क्यों? बिकॉज वो बताना चाह रहा है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है और दो पॉइंट से ओनली सिंगल लाइन पास होती है, ठीक है? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। पोस्टुलेट 2, a terminated line can be produced indefinitely। टर्मिनेटेड लाइन यानी वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, जैसे लाइन सेगमेंट है, ठीक है? फिर वो बोल रहा है कि वो लाइन सेगमेंट को आगे खींचे तो वो दोनों डायरेक्शन में आगे खींच सकती है, ऐसे। ये भी याद ही रखना है। फिर ये नहीं पूछना कि मैम लाइन सेगमेंट तो रे कैसे बना, लाइन सेगमेंट लाइन कैसे बन गई। अरे वो लोग बोल रहे हैं कि अगर वो दोनों एंड पॉइंट से अपने दोनों डायरेक्शन में खींचते हैं तो वो लाइन बनती है, ठीक है? ये अरे हाँ या ना तो बोलो, सो गए क्या सारे? यस मैम। सो गए ऐसा? नो मैम। Next, postulate 3. A circle can be drawn with any radius and any center. सही है ना? कोई बोलेगा मुझे 2 सेंटीमीटर का सर्कल बना है, कोई बोला है 4, कोई बोला है 5, कोई भी सेंटर ले सकते हो और कोई भी रेडियस ले सकते हो, ठीक है? ये भी याद ही रखना है, इजी था। postulate 3, यस मैम। okay. postulate 4, all right angles are equal to one another। यानी अगर मैंने एक राइट एंगल यहाँ पे बनाया जिसका नाम दिया मैंने P, दूसरा राइट एंगल यहाँ पे बनाया जिसका नाम दिया Q, तो दोनों सेम ही हुए ना, बिकॉज वो दोनों का मेजरमेंट क्या होगा 90। ये करना है। क्या बेटा? तो एंगल ही सेम हुआ ना वो। हाँ एंगल सेम ही है ना, उसने वही बोला ऑल राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता कितना है, सॉरी राइट एंगल का मतलब होता कितना है 90, है ना? तो वो सेम ही हुआ ना, सिर्फ मैंने नाम डिफरेंट लिए कि इसका नाम P है इसका नाम Q है, दोनों है तो राइट एंगल, यानी वो सेम ही होता है। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा लिखती हूँ बेटा P इक्वल टू 90 और ऐसा लिखते हैं अगर Q इक्वल टू 90, तो दोनों का RHS सेम है, तो LHS क्या हुआ सेम, दैट मीन्स P इक्वल टू Q है ना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, लास्ट वन। जो लिखा रहे वो लिखना है। नहीं दिमाग में लिखना है बेटा, पर है ना? मैम पर एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स ट्यूशन नहीं नोटबुक में बुक। लिखने होंगे ना? क्या एग्जाम? एक्सियम और पोस्टुलेट नोटबुक में तो लिखने होंगे ना? नहीं, क्या जरूरत है, अब याद कर लो अंडरलाइन करके टेक्स्ट बुक से, है ना? चलेगा, ठीक है? क्या बोल रही है माही, कुछ नहीं समझ आ रहा है? नहीं मैम, मैं तो ये बोल रही थी इतने सारे याद कैसे होंगे। क्या याद, क्यों समझा नहीं है मैंने? समझ के याद करते तो याद होता ही है। मैम वैसे तो याद हो जाता है पर हाँ वो तो याद करने ही होते हैं, ऐसा सोचो ना कि नंबर याद याद करने नहीं ही है तो याद रहेंगे, और ऐसा सोचेंगे कैसे याद होगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। वो डिपेंड है कैसा सोचते हैं अपने। चलो लास्ट वन, postulate 5 which is very very important, बहुत बार पूछते हैं 1 मार्कर में। अगर ये कौन है जो अनम्यूट है? यस
तो यहाँ से सबको म्यूट करना पड़ेगा। आई थिंक काव्या शाह। ओके चलो, फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल। देखो दो स्ट्रेट लाइन ऐसा बोला है, पैरेलल लाइन नहीं बोला है, ओनली स्ट्रेट लाइन। टू स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, तो दो स्ट्रेट लाइन मेरी है ए बी एंड सी डी, उसके ऊपर दूसरी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर ये एल है, ठीक है। वर्डिंग्स पढ़ते जाओ और मैं डायग्राम बना रही हूँ। इफ अ स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन की बात करें फर्स्ट टाइम, एल, which is falling on two straight line, that is AB and CD, makes the interior angle on the same side of it, यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी आप ये वाला कंसीडर करो या फिर ये वाला कंसीडर करो, है ना। पर जो जिस साइड डाउनवर्ड्स है ना वो वाला कंसीडर करना। ये यहाँ पे इंक्लिनेशन है, क्यों, उसका रीजन अभी पता चलेगा। देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल। कौन सी साइड सिलेक्ट करनी है कि दो इंटीरियर एंगल लेस देन 90, यानी अगर ये एंगल है मेरा स्मॉल ए और ये एंगल है बी, तो दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल यानी 180, सो ए प्लस बी शुड बी लेस देन 180। ओके, ये कंडीशन होनी चाहिए। देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली, यानी उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, मीट ऑन दैट साइड on which the sum of the angle is two right angle, less than two right angle। यानी क्या बोलता है, अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करती हूँ, है ना, तो ये डाउनवर्ड जा रही है, ये भी जा रही है, तो आगे वो लोग मीट करेंगे। कौन सी साइड पे मीट करेंगे, जहां पे सम ऑफ एंगल इज लेस देन 180। अगर इस साइड में जाने दे रही हूँ ना, तो इस साइड तो वो मीट होने ही नहीं वाला है। कौन सी साइड मीट होगा, जिस साइड सम ऑफ टू एंगल्स लेस देन 180। क्लियर एवरीवन विथ पोस्टुलेट 5? नो मैम, एक बार फिर से समझाओ। देखो, एक लाइन थी एल, स्ट्रेट लाइन, किसके ऊपर मैंने स्ट्रेट लाइन एल डाला, ए बी एंड सी डी, दो स्ट्रेट लाइन थी। और दो स्ट्रेट लाइन कैसे बनानी है कि एक साइड, यार प्लीज म्यूट कर दो, कौन है, जीना, म्यूट योरसेल्फ। ओके, दो स्ट्रेट लाइन है ए बी एंड सी डी, उसके ऊपर आ रही है एक स्ट्रेट लाइन एल, ठीक है। तो वो दोनों को जिस साइड इंक्लिनेशन दिख रहा है, यानी ऐसा डायरेक्टली इंक्लाइन ही बनाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ए और बी है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसा है सी और डी। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ए बी और सी डी में कौन सी साइड इंक्लिनेशन है जो लेस देन 180 दिख रहा है, कौन सी साइड इंक्लिनेशन लेस, यस मैम यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइंस लिखी है, पर वो बेटा स्ट्रेट लाइन लिखी है, पैरेलल लाइन नहीं लिखी है। हाँ, पर मैम वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल तो हो सकती है ना। पर पैरेलल क्यों नहीं बनानी है, उसने कंडीशन गिवन है बेटा कि सम ऑफ टू एंगल लेस देन 180। अगर वो पैरेलल होती है तो सम ऑफ टू एंगल क्या होगा बेटा, 180 होगा ना, यस और नो? यस मैम। इसीलिए उसने स्लैंटिंग बनाया, क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है कि ए और बी दोनों का एडिशन लेस देन 180 होना ही चाहिए। और उसको अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करती हूँ तो आगे कोई पॉइंट पे मीट करेगी, जिस साइड वो इंक्लाइंड है, और दूसरी साइड वो इंक्लाइंड नहीं है तो वो कभी भी मीट नहीं करेगी। नाउ क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, और इसको पोस्टुलेट एग्जाम कैसे है, उसको जो ही अपने वर्डिंग्स में कभी नहीं लिख सकते, उसको एज इट इज ही लिखना। जैसे साइंस में डेफिनेशन कैसे लिखते हो, एज इट इज, वैसे ही सेम लिखना है, ठीक है। यस एनीवन? ये कौन है जो अनम्यूट है और जिसका नाम भी नहीं है, मैं एक्सपेल कर रही हूँ।
बिना नाम का जो भी एंटर होगा उसको मैं एक्सपेल कर दूंगी। याद रखना, कोई भी साइन के साथ जो आ रहा है, ओके ओके, चलो क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 देख लो फटाफट। एग्जाम्पल 1 क्या है? इफ दिख रहा है सबको पेज नंबर 83, थोड़ा स्पीड में जाना, हाफ एन आवर हो गया। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 83। इफ A, B, C are 3 points on a line, दिख रहा है A, B, C and B lies between A and C, then prove that AB plus BC equal to AC, है ना? क्लियर एवरीवन? इसमें समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? क्या लिखा है उसने कि 2 पॉइंट्स है A और C, उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है B, ठीक है? तो वो जो पॉइंट आ रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? AB, और दूसरी साइड डिस्टेंस कितना होगा? BC। उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? AC, बिकॉज वो कोइंसाइड हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, ये तो सबको आता है। प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे मिस रीजन? क्या बेटा? इसके सॉल्यूशन बस यही दिखा है। अच्छा देख, सॉल्यूशन में क्या है, मैंने कोइंसाइड में क्या सिखाया था आपको कि जैसे ये ए बी लाइन है ना, उसके ऊपर सेम लाइन में डालती हूँ पिक क्यू, तो दोनों कोइंसाइड हो गए। तो यहाँ पे क्या है, ये ए सी है और ये बी है ना? तो ए बी और बी सी किसके ऊपर कोइंसाइड हो रहा है? एसी के ऊपर, है ना? सेम दिख रहा है ना, इसके ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अपने क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। और आपको लिखना पड़ेगा थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, और उसका एक्सियम का नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। प्रूव दैट an equilateral triangle can be constructed on any given line segment, है ना? सबको आता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? ये कभी नहीं पूछते इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन। क्यों? बिकॉज देखो, एक मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनाना है तो ए भी मैंने लिया 5 सेंटीमीटर। अब ए को सेंटर, यस मैम आर्या ने मुझे मैसेज किया है कि आप उसको अनम्यूट करो। अच्छा एक मिनट, आर्या मिलनी तो चाहिए ना इतने में। किसने हैंड रेज किया? आर्या। अच्छा ओके, नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा, उसको बोलो यहाँ से भी नहीं हो रहा है। उसको बोल वापस से रेज एंड कर, एक बार और ट्राई कर। क्या डाउट है ये बोल देना, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके चलो, आई थिंक नेटवर्क में प्रॉब्लम हो ना तो काफी टाइम ऐसा होता है कि म्यूट नहीं हो। चलो नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रही थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है, यस मैम आप जो लिख रहे हो वो हमको लिखने का है? नहीं नहीं नहीं, ओके आपको मैम, याद है। मैं मेरा माइक ही ऑन नहीं हो रहा था। हाँ वो यहाँ से भी नहीं हो रहा था। ओके वो नेटवर्क इश्यू होता है ना, इसलिए बेटा हो गया ना। चलो ए यहाँ से एक सेंटर लेते हैं, ए से मैं 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ और एक आयत लगा रही हूँ। सेम वे बी से भी 5 सेंटीमीटर, है ना? तो उसने क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट दिया हो तो अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं। ये कभी नहीं पूछते, ये याद ही नहीं रखते। उसका ये बताना चाह रहा है कि ऑल साइड्स आर कोइंसाइड, यानी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ऑल 3 आर कोइंसाइड, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाओ फटाफट, जल्दी करना क्विकली। फर्स्ट वन,
ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अभी मैंने सिखाया था एक ही पॉइंट होता है, तो उसमें से कितनी लाइन पास होती है? मैम हम लोग 15.5.1 इनफाइनाइट। तो ट्रू और फॉल्स नहीं बेटा, आप अपनी बुक में अभी लिख लो, क्योंकि मुझे एक ही घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो पॉसिबल नहीं है। आप फिर वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है ना? फर्स्ट वन इज फॉल्स। नाउ second one, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points, यानी दो पॉइंट दे रखे, सिंगल लाइन। ओनली सिंगल लाइन। ओके, फॉल्स आएगा। फॉल्स। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। देखो बेटा, ये आंसर कब आपको आ रहा है? अगर आप अच्छे से कंसेप्ट समझे होंगे तो ही। इसको रट्टा नहीं मानना कभी भी, है ना? नेक्स्ट, गिवन दिया है, मतलब वो सारा जो आपने स्टेटमेंट बोले थे वो सारे लिखने होंगे ना? हाँ, वो सारे स्टेटमेंट लिखने हैं, सारे एग्जाम्स लिखने हैं। अगर पोस्टुलेट आता है तो पोस्टुलेट लिखने हैं। नेक्स्ट, अ टर्मिनेटर लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली ऑन बोथ द साइड। सिखाया था ऐसा? किसने सिखाया था? मैंने। कौन सा पोस्टुलेट था? लाइन सेगमेंट। पोस्टुलेट सेकंड याद है? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। फोर्थ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियाई आर इक्वल। मैम ट्रू। ट्रू। अगर ये इक्वल की जगह, ओके बेटा, अगर ये इक्वल की जगह कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज कर दे तो भी सेम ही होता ना। दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? जब उसका रेडियस सेम हो, है ना? दोनों की रेडियाई इक्वल, प्लूरल फॉर्म है रेडियस का, प्लूरल फॉर्म है रेडियाई, है ना? ये सर्कल मैंने बनाया 2 सेंटीमीटर और सेंटर हो, और इसका सेंटर भले ही डिफरेंट हो पर रेडियस इज 2, तो दोनों सेम ही हुए, ठीक है? यस मैम। चलो नेक्स्ट, AB इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू XY, देन AB इक्वल टू XY। कौन सा एग्जाम था? यस, कौन सा एग्जाम था? पहला ही सिखाया था, और यही एग्जांपल दिया था मैंने लाइन सेगमेंट का। कौन सा था? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम। कितनी देर में भूल गए? यस यस मैम, भूल गए ऐसा? मतलब कि आपने जो अभी जो बोला ना वो मतलब कि जो इको होल आर इक्वल वाला जो Okay. discussion वो चलो क्लियर। सो लास्ट वन इज ट्रू, थर्ड वन इज ट्रू, फोर्थ वन इज ट्रू, फिफ्थ वन इज आल्सो ट्रू, ठीक है? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? कोई भी ट्रू फॉल्स में? नो मैम। ओके। तो मैम आप लोगों को कोई थियोरी दी है इसकी चैप्टर 5 की? नो मैम फुल अभी तो नहीं से कोई थियोरी मैम गिवन है? कैंसिल है। ये दिए अरे सबसे अच्छा। मैम अभी नहीं दी है। ओके हाँ चलो, मैम दिए हमें तो स्कूल से दी है थियरी थोड़ी सी। थोड़ी थोड़ी। मैम हमें तो है ना सारा लिखवाया भी है मैम जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें हम लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी सारी। इसमें हाँ हाँ इसमें जितनी दी है ना उससे भी ज्यादा लिखवाई है। ओके। हाँ, उसमें लाइन आएगा, पॉइंट आएगा, लाइन सेगमेंट आएगा, रे आएगा, सब आएगा। मैम प्लेन भी आएगा ना? हाँ, प्लेन भी आएगा। प्लेन क्या होता है? मैम प्लेन इज a surface on which we can draw geometric figures. एक ही प्लेन होता है कि बहुत सारे होते हैं? मैम कितने प्लेन है टोटल, पता है वो? मैम वो तो नहीं पता है। 3 प्लेन्स आर देयर। देखो ऐसे होता है पूरा जो वो पार्ट है ना, किसमें डिवाइडेड? 3 प्लेन, वन इज अल्फा, अनदर इज बीटा, थर्ड वन इज गामा। इतना सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोला था जो चलेगा, रहने दो चलो। प्लेन में जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती। हाँ, पहले एक ही प्लेन में पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर देखो पैरेलल लाइन कब होती है? अगर मैंने ये एक प्लेन बनाया अल्फा, इतना टाइम नहीं है मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही। ये अल्फा, ये बीटा है, एक लाइन यहाँ पे बनाई और दूसरी यहाँ पे बनाई, तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो दोनों लाइन एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 लाइन्स आर इन द सेम प्लेन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ही वो पैरेलल होगी। अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो आगे जाके कहीं पे मीट कर लेगी ना। पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या होनी चाहिए? बोथ आर इन द सेम प्लेन एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। ठीक है, लिख लोगे खुद से डेफिनेशन?
यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। ये तो सबको आता है। किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर? इसमें भी कंडीशन वो तो रखनी है। बोथ द लाइंस आर इन द सेम प्लेन एंड दे फॉर्म अ एंगल 90 डिग्री। उसको क्या बोलता है? मैम सेकंड क्वेश्चन खुद करना है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन खुद से डेफिनेशन लिख लेनी है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस बेटा। परपेंडिकुलर एंगल कहाँ है? परपेंडिकुलर लाइन है ना? हाँ, परपेंडिकुलर एंगल, परपेंडिकुलर यानी एंगल 90 होता है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या था? ये दो लाइन है, दोनों समझो बेटा, ये दो लाइन है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है, कैसे पता चलेगा? ये 90 डिग्री होना चाहिए ना, आप नहीं लिखते काफी टाइम ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो इसका मतलब क्या है? एंगल कितना फॉर्म करेगा? 90 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट तो बचपन से इसकी डेफिनेशन सीखते आए, थर्ड स्टैंडर्ड से। लाइन सेगमेंट हैज डिफाइंड लेंथ और ये सब लिखा है ना। और ओके, दे हैव, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, ये सब है ना, लिख लेना। रेडियस ऑफ अ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। रेडियस किसको बोलते हैं? एनी पॉइंट, ध्यान से सुनना। स्ट्रेट लाइन होती है। नहीं बेटा, यहाँ से ध्यान से सुनना। एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर to the circle, any point from the center to the circle, यही लाइन है ना, तब उसको रेडियस बोलते हैं ना। समझ आया? रेडियस का मतलब वो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, एक सेंटर है और दूसरा पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? ऑन द सर्कल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन सिखाने की जरूरत नहीं है। ऑल एंगल्स कितने होते हैं? A quadrilateral in which all four sides are equal and each of its interior angle is 90 degree. और कुछ? And the diagonals. और कुछ? डायगोनल्स क्या? Diagonals are equal. डायगोनल्स आर इक्वल। और कुछ? And bisect. Diagonals intersect at Other. 90 degree. Yes, diagonal bisect each other at 90. क्यों bisect word use करते हैं? क्योंकि क्रॉस कर रहा है, इक्वली क्रॉस कर रहा है। ऐसा इक्वली क्रॉस यानी अगर होल 6 है तो ये दोनों 3 3 होगा, है ना? नहीं, एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट। एंगल डायगोनल बाइसेक्ट किसको कर रहा है बेटा? लाइन को, उसके डायगोनल उसको बाइसेक्ट हो रहा है। डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है बेटा। मैं वर्ड क्या बोल रही हूँ? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, यानी 90 पे वो हाफ हाफ होते हैं। जैसे अपने स्क्वायर बनाते हैं ना, तो अगर ये डायगोनल है मेरा 4 सेंटीमीटर और ये डायगोनल भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 और ये भी 2। ओके, यस मैम। चलो वो तो बाद में क्वाड्रिलेटरल में सीख लेंगे सब। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी, ठीक है, and there exists a third point which is in between them, यानी दूसरा एक पॉइंट दे रखा है जो दोनों के बीच में कहीं पे आ रहा है ना, सी पॉइंट है। ये कंडीशन हो गई फर्स्ट की। अब सेकेंड की कंडीशन है there exist at least 3 points that are not on the same line, यानी तीनों सेम लाइन में नहीं है। तो सपोज कि ए इस साइड है, बी इस साइड है, तो सी कहीं पे होगा इधर उधर, है ना? तीनों एक ही लाइन में नहीं है ना, जैसे ट्राइंगल में 3 पॉइंट सेम लाइन में नहीं होता है। सेम वे, समझ आ गई? पहले दो कंडीशन, पहले में क्या बोला था? दो और बी तो सेम लाइन पे आया ना। हाँ, पर उसने क्या बोला था बेटा? There exist at least 3 points that are not on the same line, यानी तीनों में से एक एटलीस्ट नहीं होगा सेम लाइन पे। तो एक फर्स्ट में तो ऐसा लिखा है ना कि कम्स बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में तो ऐसा लिखा है ना। फर्स्ट कंडीशन तो मैंने ऊपर वाली बना दी बेटा, ए एंड बी के बीच में सी है। मैं फर्स्ट कंडीशन एक बार करो। आधा अधूरा सुनाई देता है म्यूजिक। नो, ऐसा क्या फर्स्ट कंडीशन एक्सप्लेन करो। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? देखो उसने लिखा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट है ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कहाँ पर है? उसकी सिचुएशन लिखी है देखो, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में रखा है ना। बिटवीन का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ओके, ठीक है बेटा। ऐसा होना आवाज नहीं आती है तो रिएक्शन दिखा देना, तो हम सभी ऐसे तो समझ आ जाएगा। यस मैम। चलो
अब क्या लिखा है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, इसमें कोई भी अनडिफाइंड टर्म है, बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म है। कौन कौन सी टर्म है, तो एक पॉइंट दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये सब अनडिफाइंड टर्म है जो अपने को क्लियरली नहीं बताया है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपने, अनडिफाइंड टर्म। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, क्योंकि क्लियरली नहीं बोला है ना कि एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन, हाँ बोलो। अनडिफाइंड क्यों बोला उसको? अनडिफाइंड इसलिए बोला, उसने डायरेक्टली नहीं दिखा कि देयर इज अ लाइन सेगमेंट इज गिवन ए बी, ऐसा नहीं दिखा ना। उसने क्या बोला, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, उसको ज्वाइन करो और फिर सी बिटवीन में है, ऐसा सब बोला ना। अनडिफाइंड यानी वो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है अपने को, है ना, उसलिए उसने बोला अनडिफाइंड टर्म। तो बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म है, पॉइंट है, लाइन है, ठीक है। और दूसरा है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यानी ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या समझना, कि इससे कोई सिचुएशन बन रही है, ये सपने ने ड्रॉ कर पाया ना, Yes. सिचुएशन तो बन रही है, तो आंसर इज यस, दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। और थर्ड क्या बोला, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, तो बोलता है ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बेटा, कैसे, यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो यूक्लिड एक्सियम को पोस्टुलेट फॉलो कर रहे हैं। कौन सा एक्सियम, देखो एक गिवन था पेज नंबर 82, एक्सियम 5.1, मैंने बोला था ना वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला उसने, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन, दो पॉइंट होते हैं तो उसमें से एक ही लाइन पास होती है। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट है ना, ए और बी, तो उसमें से एक ही लाइन पास होगी और कोई लाइन पास नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आंसर लिख देना एक्सियम 5.1, ठीक है। इसमें बेटा ऐसा बोल रहा है कि वो ऐसा कोई एक्सियम को फॉलो कर रहा है। आप सारे एक्सियम को मिला के देखना कि ये कुछ फॉलो हो रहा है, तो कोई भी एक्सियम, सारे पोस्टुलेट, सॉरी ऐसा पूछ रहा है, कोई भी पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, तो अपने पास तो दो ही पोस्टुलेट थे बेटा, कौन कौन से पोस्टुलेट था, एक फर्स्ट था अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, वो तो फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में तो सी आ गया है ना, और एक में दूसरे में तो सी बाहर है लाइन के बाहर, तो वो फॉलो नहीं हो रहा है। सेकेंड था टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, वो भी अपने ने नहीं किया है दोनों साइड, तो एक भी पोस्टुलेट, सारे पोस्टुलेट देखो, सर्कल तो है नहीं, राइट एंगल भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, तो किसको फॉलो कर रहा है, एक्सियम 5.1, ठीक है। पर यहाँ पे तो पोस्टुलेट पूछा था, मैं आंसर हाँ तो वो अपने ने ये बोला नहीं, वो पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है, वो एक्सियम को फॉलो कर रहा है। मैम ठीक पूरी है? एक्सरसाइज खुद करने की है? नहीं मैंने तो कराई, अब वीडियो से लिख लेना बेटा, है ना, वीडियो तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो Yes. रिकॉर्डिंग से लिख लेना बेटा, क्योंकि लिखाने जाऊंगी ना तो मेरे 1 घंटे में पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट C lies between 2 point A and B, इसमें कैसे लिखना, given to prove and proof, है ना। तो C पॉइंट कहाँ पे है, दोनों के बीच में, ठीक है, और ऐसा गिवन है AC इक्वल टू BC, क्यों उसने AC इक्वल टू BC का ऐसा नहीं लिखा है सिंपली कि C लाइज बिटवीन AB, ऐसा लिखा है, बिटवीन का मतलब एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली मिड पॉइंट, है ना, ये दोनों सेम होता है, तो ये गिवन आ गया, गिवन लिखना आ जाएगा ना सबको। फिर टू प्रूव में लिखना कि AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, टू प्रूव AC, वेरी इजी क्वेश्चन, हाफ ऑफ AB। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू समथिंग लिखना पड़ेगा, प्रूव में जो करना है ना, तो AB किसका एडिशन है, देखो तो प्लस BC, AC प्लस BC। अब मुझे पता है AB तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और दूसरा प्रूव में क्या चाहिए, AC, तो आप AC को किससे रिप्लेस, यानी BC को किससे रिप्लेस करोगे, AC से। अगर उसने उल्टा पूछा होता ना AC की जगह BC, तो अपने AC की जगह BC लिख देते, है ना, जो क्वेश्चन है उस हिसाब से लिखते जाओ। तो यहाँ पे अपने AC लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन AC, रीजन इज AC इक्वल टू BC। नाउ AC कितनी टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, है ना, तो ये हाफ दूसरी साइड चला गया, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू AC। इजी, यस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 6, 7,
डन। चलो नेक्स्ट। ऐसा तो स्क्रीनशॉट लेना है, फिर बाद में रिकॉर्डिंग से लिखना आपको जो ठीक लगे। नेक्स्ट इज ओके बेटा। फिफ्थ वन, इन क्वेश्चन 4 क्या था, अच्छा अभी किया वही, ABC। In question 4, C is called the midpoint of line segment AB. यानी वो बोल रहा है C is the midpoint, AC is equal to CB, है ना, या BC. Prove that every line segment has one and only one midpoint. यानी कोई भी लाइन सेगमेंट, आपको याद है तो कंस्ट्रक्शन में आपने ऐसा सीखा था, ये AB है, फिर मोर देन हाफ रेडियस लेके ऊपर आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया, ऐसा लगाया, तो एक आप पॉइंट फाइंड करते थे मिड पॉइंट, है ना। तो कितने मिड पॉइंट होता है, कहीं से भी निकाले वही मिडल आएगा। हाँ वही आएगा, मिडल वाला ही आएगा। तो मुझे ये प्रूव करना है कि C इज द ओनली वन मिड पॉइंट। तो अपने कैसे प्रूव करेंगे, तो AC इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल टोटल AB है, इफ टोटल AB इज 8 सेंटीमीटर, है ना, और अगर C उसका मिड पॉइंट है तो दोनों 4 होगा, Yes. है ना, एग्जाम्पल है ये। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हाफ हुआ ना पूरे AB का। सिमिलरली BC या CB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, सेम थिंग, दोनों हाफ ही हुआ ना। एक्चुअली मैं क्या प्रूव कर रही हूँ कि AC माइनस BC दोनों 0 आ रहा है, यानी कोई बीच में कुछ बच ही नहीं रहा है। डिफरेंस 0 का मतलब वो एग्जैक्टली C मिड पॉइंट है ना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो AC माइनस BC, LHS सब्ट्रैक्ट हुआ, और RHS। हाफ ऑफ AB माइनस हाफ ऑफ AB क्या आ जाएगा, 0। डिफरेंस 0 आ रहा है, दैट मीन्स C ओनली द मिड पॉइंट, और कोई नहीं है ना। अगर डिफरेंस आता तो यहाँ पे कोई और दूसरा कुछ होता। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, टाइम हो रहा है, जल्दी करना। नेक्स्ट इज 6th वन, ABCD given is AC equal to BD, और प्रूव करना है AB equal to CD। ड्रॉ नहीं करने का, क्या बेटा? हर क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं करने का, खाली लिखने का ही है। नहीं बेटा, ड्रॉ करना होता है, ड्रॉ करेंगे तो ही समझ आएगा ना। क्या लिखने का, इसको गिवन लिखने का, इसको टू प्रूव लिखने का, फिर प्रूफ लिखने का, इसमें ही 1 मार्क मिल जाएगा, और बाकी 1 ही मार्क लाना है बीच के लिए, है ना। अब देखो बेटा, गिवन में क्या लिखा है, AC, तो ध्यान से डायग्राम में देखो, AC किसका एडिशन है, AB प्लस BC, है ना। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा। दूसरा क्या चाहिए मेरे को, BD, BD इज BC प्लस CD। अब मुझे क्या गिवन था, AC इक्वल टू BD, ये गिवन था, दोनों में उसकी वैल्यू डाल देते। AC की वैल्यू कौन सी थी, AB प्लस BC, एंड वैल्यू ऑफ BD इज BC प्लस CD। दोनों साइड क्या कॉमन है, BC इज द कॉमन, निकाल दो उसको, तो क्या बचा, AB इक्वल टू CD। इजी? Yes, anyone, any doubt? No, ma'am, no doubt. Okay. नो डाउट। Okay, chalo next one. 7th. Why is axiom phi in the list of Euclid axiom considered as universal truth? क्यों उसको अपने यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं? बिकॉज वो ऑल द रियल थिंग्स या रियल सिचुएशन के लिए वो सेम ही है, कोई भी कंडीशन में, है ना। तो विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, चलो लास्ट वन, ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। एक्सरसाइज, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या पता है, आप कहीं पे भी जाओ वो सेम ही होता है ना। जैसे स्कूल है, स्कूल में एक क्लास है, तो क्लास बड़ा हुआ या स्कूल बड़ी हुई, ऑब्वियसली स्कूल बड़ा हुआ। बस कोई भी एग्जांपल दे देना है सर, या क्या पूछा किसी ने? हाँ मैम 7 क्वेश्चन नहीं करने का। 7, वही तो बोला मैंने। 7 क्या था बेटा, व्हाई एक्सियम 5 इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियम 5 क्या था बेटा, होल
क्या था देखो तो, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ऐसा था। तो वही तो मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, क्लास में एक क्लास है और पूरी स्कूल है, तो स्कूल बड़ी हुई है, क्लास बड़ा हुआ, स्कूल बड़ी हुई है ना। ओके बेटा, वही था। चलो एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट वन, कौन है जिसने अनम्यूट किया है वापस से? चलो, हाउ वुड यू रीराइट Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? कौन सा था यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट? देखो तो, If two lines are not parallel. कौन सा? If a straight line If हाँ, a वो straight लंबा line वाला, हाँ हाँ उसमें समझ दो गई। लाइन पैरेलल नहीं होती है ना, हाँ नहीं होती है। और एक साथ अगर वो उनका सम 180 डिग्री से कम आता है तो वो एक पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं। यस, एक पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं। वो पैरेलल कब होगी? अगर दोनों का एडिशन 180 आता है तो। जरूरी नहीं दोनों 90 हो, कुछ भी एडिशन आता है। आपने नहीं सीखा था ऐसा 7th स्टैंडर्ड में? इफ टू लाइंस आर पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है, अगर वो पैरेलल होते ही तो अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना? yes ओके, अब मुझे क्या बोला है, उसको ही दूसरी तरीके से लिखो। तो लाइंस, टू डिस्टिंक्ट लाइंस cannot be parallel to the same। देखो मैंने क्या लिखा उसमें, उसको अलग तरीके से लिखना है तो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, चलो ये बनाई मैंने, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी वो दोनों एक ही लाइन से पैरेलल नहीं होगी ना। देखो ये L जो है और M है, अगर मैं ऐसे लाइन बनाती हूँ वो L से ही पैरेलल होगी, M से नहीं होगी। अगर मैं ऐसे पैरेलल बनाती हूँ तो वो M से पैरेलल होगी पर L से नहीं होगी। आया समझ में? नहीं मैम समझा। Yes, ma'am. बेटा मैंने क्या लिखा, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दो लाइन है इंटरसेक्टिंग, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, दोनों ऑलरेडी क्रॉस हो रहा है। अगर मैं दो पैरेलल बनाती ना तो उससे सेम लाइन पैरेलल हो सकती है, पर जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उससे पैरेलल नहीं होगी। अगर ये लाइन L है और दूसरी लाइन M है, तो मैंने जो लाइन बनाई ना बेटा ये P, तो P किससे पैरेलल है? L से। L से। P is parallel to L, but P is not parallel to M, M। है ना? तो कोई एक से ही पैरेलल बना सकते हैं। Yes, अगर मैं ऐसे बना रही हूँ, थोड़ा सीधा समझना, हाँ, ऐसे बना रही हूँ Q, तो Q which is parallel to M, but Q is not parallel to L, है ना? क्लियर? Yes, ma'am। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। Last one, does the Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel line? यानी ऐसा बोल रहा है कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, वो कुछ ऐसा बता रहा है कि ये लाइंस पैरेलल होगी। तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाए? कौन बताएगा? आई थिंक कौन था, मैं भूल गई। देवांशी शाह क्या? हाँ यस बेटा, कौन सी कंडीशन होगी दो लाइन पैरेलल होगी? The sum of interior angles would be 90 degree. Would be 90 degree. 180 No, degree, sorry. 180। ओके त्विषा, यस बेटा, yes मैम जो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। होना चाहिए। 181 होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। एग्जैक्टली 180 चाहिए, है ना? क्यों 180 चाहिए? अगर वो 180 होगा तो ही पैरेलल होगा। तो जो कंडीशन था ना यूक्लिड्स में फिफ्थ पोस्टुलेट, उसमें दोनों इंक्लाइन था कि A प्लस बी विच इज लेस देन सम ऑफ टू राइट एंगल, ऐसा था ना। इसकी जगह क्या आना चाहिए? A प्लस बी इज इक्वल टू 180, बस इतना ही लिखना था और डायग्राम अच्छे से बना देना। ओके, होल चैप्टर 5 इज Okay, ma'am. कंप्लीटेड। मजा आया कि नहीं आया, कि बोरिंग लगा? बोर था? मैम वैसे थोड़ा बोरिंग है और वैसे अच्छा भी है। अच्छा भी है, अगर थोड़ा समझ के याद कर लो ना तो बहुत अच्छा है ना? चिंता नहीं करो, सिर्फ 9 तक ही ये पढ़ना है, 10th में कुछ नहीं आने वाला, है ना? मैम Yes. सेकंड क्वेश्चन इतना ही है। हाँ, Ma'am, second question इतना ही है।
Yes, Euclid fifth postulate does imply the extent of the parallel line. If the sum of the interior angle is equal to the sum of the right angle, then the two lines will not meet each other. अरे नहीं, sum of the interior angle on the same side of transversal. एक इंटीरियर A लेती हूँ, दूसरा इस साइड से C लूंगी तो चलेगा? Wording should be proper. Sum of the interior angle on the same side of the transversal is equal to 180, है ना? SS नहीं बेटा, SS की तरह नहीं लिखना, मैथ्स और साइंस अलग होता है। तो सेम ही होता है थोड़ा। मैम सेम होता है। ऐसा लिखा है कि if the sum of the interior angle is equal to the sum of the right angles, then the two lines will not meet each other. बेटा sum of the interior angle on the same side लिख दो, वो चाहिए ही चाहिए। क्यों मैं A plus C को 180 बोलूंगी तो चलेगा? No, ma'am. क्योंकि A और C तो कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो तो इक्वल होने चाहिए, उसका सम तो 180 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा। ओके एवरीवन डन। नेक्स्ट टाइम स्पाइरल करेंगे। स्पाइरल इसी चैप्टर। Okay, ma'am. ओके चलो बाय एवरीवन। Bye, ma'am. बाय। मैम यस। मैम जो अभी चैप्टर चला है उसका स्पाइरल होगा ना? नहीं, अपने जो चैप्टर 2 था ना कंटिन्यू, ये इसलिए अपने ने सेशन रखा, काफी लोगों को 5th चैप्टर की एग्जाम थी, है ना? चैप्टर 2 से वापस करेंगे। चलो बाय। हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना 5.2 का, तो उसमें ये लिख सकते हैं इफ स्ट्रेट लाइन फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइंस such that the sum of interior angle on the same side is equal to two right angles, then these lines are parallel to each other. लिख सकते हैं, परफेक्ट है, इससे ज्यादा क्या लिखेंगे? Okay, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. ओके बाय।